सो चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग ये देख रहे थे, मैंने बताया था कि दो बातें हैं, एक तो स्लोप है ना, स्लोप, और दूसरा एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व बोल लो या एरिया अंडर द ग्राफ बोल लो। ग्राफ कौन कौन से हैं? एक्सटी पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम। एक्सटी का स्लोप वेलोसिटी देगा, वीटी का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, और एटी का एरिया अंडर द ग्राफ क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। और वीटी का एरिया अंडर द ग्राफ क्या देगा? चेंज इन पोजीशन। ठीक है, सारे तरह के ग्राफ्स हम लोगों ने देख चुके हैं। जैसे अगर मैं बोलूं एक्सटी के सारे ग्राफ एक ही ग्राफ में बनाओ, कैसे बनाओगे? सपोज दिस इज एक्सटी ग्राफ, सारे ग्राफ एक ही ग्राफ में। क्विक रिवीजन, सो दिस इज object is doing rest where? At origin. Object is doing rest other than origin. दूसरा ग्राफ बन गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। Object is doing motion, कैसी मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है ना। Object is doing uniform motion but starting from other than origin, starting from other than origin, है ना। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इज डूइंग मोशन बट कैसी? नॉन यूनिफॉर्म। ऑब्जेक्ट इज डूइंग मोशन कैसी? नॉन यूनिफॉर्म, है ना। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है और इसमें सेकंड वाले में जो मैंने बनाया वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। मैं नाम लिखता हूँ इसका, मैं एक बार नाम लिखता हूँ। ये 1 नंबर की मोशन है, रेस्ट कर रहा है कहाँ पे? ओरिजिन पे। ये दूसरे नंबर की रेस्ट कर रहा है कहाँ पे? अदर देन ओरिजिन पे। ये तीसरे नंबर की मोशन है, कहाँ पे कर रहा है? कहाँ से स्टार्ट कर रहा है मोशन? ओरिजिन से। लेकिन मोशन कैसी है? यूनिफॉर्म। ये भी मोशन यूनिफॉर्म है लेकिन स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? अदर देन ओरिजिन से। ये कैसी मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म। तो ये लेकिन क्या है? कैसी है? पॉजिटिव एक्सेलरेटेड, है ना। एक्सेलरेटेड मोशन है और वो भी कैसी? पॉजिटिव, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना। और सिक्स्थ, ये कैसी मोशन है? ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है लेकिन कैसी एक्सेलरेशन हो रही है? नेगेटिव। कैसी एक्सेलरेशन हो रही है? नेगेटिव। ठीक है, अब बनाते हैं इसका एक्सटी ग्राफ। अब बनाते हैं एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ तो हो गया, सॉरी, क्या बनाते हैं? वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ, तो सबसे पहले अगेन वेलोसिटी, तो 1 और 2 दोनों में वेलोसिटी कैसी रहने वाली है? 0। दोनों में ही वेलोसिटी कैसी रहने वाली है? 0। तो एक्सटी में जो 1 और 2 दिखा रहा है, 1 के लिए भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ यही होगा और 2 के लिए भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ यही होगा। थर्ड वाले में पोजीशन चेंज हो रही है लेकिन कैसे? यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे दिखाएंगे? ऐसे। अच्छा, फोर्थ वाला भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे दिखाएंगे? इसी तरह से, सेम। तो ये किसका केस हो गया? 3 एंड 4। अच्छा, 5 और 6 में, 5 और 6 में ये देखो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये किसका ग्राफ हो गया? 5 का। और ये किसका ग्राफ हो गया? 6 का। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब आ जाते हैं एक्सीलरेशन पे। अब आ जाते हैं एक्सीलरेशन पे। एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये क्या बोल रहा है भाई? एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। 1 हो 2 हो, वेलोसिटी कैसी है? 0, एक्सेलरेशन 0। 3 और 4 वेलोसिटी है लेकिन कांस्टेंट है, तो चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन भी 0। तो एक ही ग्राफ से आपको 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा एंड 4 भी मिलेगा। कितना इंटरेस्टिंग है। फिफ्थ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ये रहा एक्सेलरेशन पॉजिटिव। सिक्स्थ, एक्सेलरेशन निगेटिव है,
आपको नेगेटिव में जाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कैसी है? नेगेटिव है। लेकिन कौन, तो ये 5th हो गया और ये 6th। बात समझ में आई? सो दीज आर द ग्राफ्स। अब आ जाते हैं स्लोप पे। आ जाए स्लोप पे। तो स्लोप पे मैंने क्या बोला? xt का स्लोप वेलोसिटी देता है। xt का स्लोप क्या देता है? स्लोप ऑफ xt क्या देता है? वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे। तो 1 में स्लोप 0, तो मैं लिख सकता हूँ कि 1 में वेलोसिटी कैसी रहेगी? पूरी ओवरऑल 0। 2 में स्लोप 0, वेलोसिटी कैसी रहेगी? 0। 3 में स्लोप कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कैसी रहेगी? 0 नहीं रहेगी, लेकिन कैसी रहेगी? कांस्टेंट, है ना। 4 में वेलोसिटी कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट। 5 में स्लोप इंक्रीजिंग, तो वेलोसिटी कैसी रहेगी? इंक्रीजिंग। 6 में वेलोसिटी डिक्रीजिंग, वेलोसिटी विल ऑल्सो भी डिक्रीजिंग। स्लोप डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग। एक्सटी का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। दूसरी बात मैंने बोला था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए स्लोप क्या बताता है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन भाई वेलोसिटी है क्या? वेलोसिटी है क्या? वैसे अगर आप डेफिनेशन लिखने आओगे तो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, लेकिन ये कैसी वेलोसिटी है? आप एक पॉइंट पे देख रहे हो तो वहां पे डेल्टा टी क्या हो जाता है? बहुत छोटा। तो जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए उसको हम लिखते हैं मैथ्स में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और वो कैसे मिलता है? dx बाई dt करके। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। है क्या ये? रेट ही है। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन कैसा रेट है? बहुत छोटे टाइम इंटरवल में बहुत इंस्टेंटली रेट निकाला गया है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंस्टेंट रेट। इंस्टेंट रेट किसका है? डिस्प्लेसमेंट का। इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो स्लोप से क्या पता चलता है? डिफरेंशिएशन। अब आ जाएं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप पे। वेलोसिटी, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा? एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा? एक्सेलरेशन। देखो ध्यान से, 1 और 2 स्लोप 0, तो सीधे सीधी बात एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। 3 और 4 स्लोप 0, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। 5 स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? कांस्टेंट। 6 एक्सेलरेशन कैसा है? स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है, लाइन है, तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? कांस्टेंट। लेकिन अब एक चीज बात देखो, यहाँ 5 एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है और 6 नेगेटिव, भले कांस्टेंट है। पॉजिटिव नेगेटिव भी क्या स्लोप से पता चलता है? बिल्कुल पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 5 की, तो ये एंगल कैसा बना रहा है? देखो 0 और 90 के बीच में, और 6 एक्स एक्सिस के साथ एंगल कैसे बना रहा है? 90 और 180 के बीच में। तो थीटा कभी भी टेंजेंट का अगर एंगल 0 और 90 के बीच में हो तो उसका स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है टेंजेंट, वो एंगल कितना हो? 0 और 90 के बीच में, तो स्लोप पॉजिटिव, और 90 टू 180 के बीच में तो स्लोप नेगेटिव। बात समझ में आ गई? स्लोप कभी भी तो समझ जाना स्लोप का कैसे चलता है? 0 टू 90 के बीच में अगर थीटा है तो स्लोप कैसा है? पॉजिटिव स्लोप। और 90 टू 180 के बीच में अगर थीटा है तो कैसा? नेगेटिव स्लोप। ठीक है, अब आगे चलें कि स्लोप क्या बताता है? डिफरेंशिएशन, है ना। स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब है तो भाई स्लोप एक्सटी ग्राफ का वेलोसिटी दे रहा है। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन यहाँ कैसा रेट ऑफ चेंज हम देख रहे हैं? हम हर पॉइंट पे देख रहे हैं, मतलब वो बहुत छोटे से टाइम में देख रहे हैं, इसीलिए कैसा रेट निकल रहा है? इंस्टेंट रेट। नॉर्मल रेट निकालना होगा तो आपको डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं
वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो स्लोप वाला पार्ट पूरा हो गया। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? जैसे dx/dt हमने वेलोसिटी लिखा है, वैसे dv/dt क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन। बेसिकली ये है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। और कंडीशन क्या है, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो इतना पूरा ना लिख करके लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हम क्या डायरेक्टली लिख देते हैं, डी वी बाई डी टी। तो ये क्या देता है, इंस्टेंट रेट। क्या देता है, इंस्टेंट रेट। कोई पूछे डिफरेंशिएशन से क्या मिलता है, इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज। किसका, जिसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। जैसे मैथ में भी लिखा गया dy/dx, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। x में इतना चेंज होगा तो y में इतना चेंज होगा। लेकिन कौन सा रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं हम, इंस्टेंट। कौन सा रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, इंस्टेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनटू हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये सब क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर। ऐसे ही dy/dx भी क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर, जो कि क्या निकालता है, इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज। किसका, y वेरिएबल का। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि जब x में चेंज होता है तो y में चेंज होता है, x में चेंज होता है तो y में चेंज होता है। एग्जाम्पल, आपने देखा कि जब मेरा टाइम चेंज हो रहा है ना, तो पोजीशन भी चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की। इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, dx/dt। dt/dx नहीं, टाइम पे डिस्प्लेस पोजीशन डिपेंड करती है, पोजीशन पे टाइम डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है, t एंड v, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो क्या हो जाएगा, dv/dt। ये इंस्टेंट रेट मेजर है किसका, वेलोसिटी चेंज का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये ऊपर वाला इंस्टेंट रेट मेजर है किसका, पोजीशन का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको बोलते हैं वेलोसिटी और इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। और ये किससे मिलता है, स्लोप से। ग्राफ का क्या उस पॉइंट पे निकालना पड़ेगा, स्लोप। क्लियर है बात। अब आ जाते हैं एरिया अंडर द ग्राफ में। एरिया अंडर द ग्राफ में देखो, मैंने बात करी थी कि AT ग्राफ क्या देगा, AT ग्राफ क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। जैसे ये कैसा ग्राफ है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है। तो मान लो मुझे निकालना है कि टाइम t1 से लेकर के टाइम t2 तक कितना वेलोसिटी चेंज हुआ। तो आप बोलोगे एरिया निकाल लो, रेक्टेंगल बन रहा है। तो इंटीग्रेशन देखो कैसे एरिया निकालता है। वो क्या करता है, एक छोटू सा बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल लेता है, ठीक है, और उसकी विड्थ कितनी हो गई टाइम इंटरवल की, dt टाइम इंटरवल में भी एक्सेलरेशन कितना था, a। तो एरिया अंडर द dt, तो dt टाइम इंटरवल में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, a dt। कितना टाइम इंटरवल में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, a dt। और उसको वो स्मॉल वेलोसिटी चेंज होगा, इसलिए इसको लिखते हैं dv इज इक्वल टू a dt। लेकिन मुझे पूरा निकालना है ना, तो ऐसी पतली 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 dt थिकनेस की स्ट्रिप्स से जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे, तो पूरा एरिया अंडर द ग्राफ मिल जाएगा। तो जोड़ना है, इसीलिए S फॉर क्या होता है, सम। तो इंटीग्रेशन का साइन होता है इलोंगेटेड सम। कैसा सम, इलोंगेटेड। क्योंकि ये dt बहुत छोटा होता है ना, तो आपको बहुत सारी स्ट्रिप्स, इनफाइनाइट स्ट्रिप्स जोड़नी पड़ेंगी t1 से t2 तक एरिया निकालने के लिए। और यहाँ लिमिट में हम देते हैं कि हमको t कहाँ से कहाँ तक लेना है, t1 से लेकर के t इज इक्वल टू t2 तक। क्लियर है। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे और ये इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। क्लियर है। आप बोलोगे सर ये चीज़ क्यों करी, हम डायरेक्ट मतलब सीधे सीधे लेंथ इनटू विड्थ दिख रहा था कि ये है a और ये है t2 - t1, तो हमारा आंसर सीधे सीधे एरिया अंडर द ग्राफ क्या हो जाता,
ए इंटू T2 माइनस T1। बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन कभी कभी ये निकालना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे एक रियल केस दे रहा हूँ कि मान लो आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा है। अब इसमें एरिया अंडर द ग्राफ मान लो निकालना है इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक t इज इक्वल टू T2 तक। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे? ये तो कोई स्टैंडर्ड एरिया है नहीं, आपने मार्क कर दिया कि ये एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो तरीका वही है, आप एक बहुत छोटी सी स्ट्रिप लोगे, ठीक है, और स्ट्रिप इतनी छोटी होगी, इतनी पतली होगी कि इसके विड्थ में जब ये dt है तो एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और ऐसी ऐसी पतली पतली स्ट्रिप्स लेते जाओगे, धीरे धीरे उनकी हाइट बढ़ती जाएगी। यहाँ पे भी वो स्ट्रिप लोगे, समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी वो स्ट्रिप लोगे, यहाँ पे भी वो स्ट्रिप लोगे, यहाँ पे भी वो स्ट्रिप लोगे, और ऐसी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स को, इनफाइनाइट, जितनी पतली स्ट्रिप होगी उतना एक्यूरेट कैलकुलेशन होगा। dt मतलब डेल्टा t टेंड्स टू 0, सबको जोड़ देंगे तो एरिया आ जाएगा। इसीलिए हम ये, तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, छोटे छोटे स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड कर देना, इसीलिए उसका नाम ही है क्या, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन कैसे मिलता है? इंटीग्रेशन से क्या मिलता है? एरिया अंडर द कर्व। क्या मिलता है? एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी। क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी। और दूसरा एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा? एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा? चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट, मान लो मुझे 0 टाइम से लेकर के इस टाइम तक डिस्प्लेसमेंट चाहिए। क्या करो? इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, बात खत्म। क्लियर है? इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, तो एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। और एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा? चेंज इन पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब एक क्वेश्चन है कि अगर डिस्प्लेसमेंट देगा तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं क्या एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ से? निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना होगा कि मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, कैसा है? ऐसा है। दिस इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ये मैंने इस टाइम से लेकर के 0 टाइम से लेकर के t टाइम तक वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है, फिर 0 हुई, फिर निगेटिव हुई है। तो एरिया अंडर द ग्राफ अगर पूरा टोटल देखें तो ये है ना? अगर दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस केस में? तो जब डिस्प्लेसमेंट आप काउंट करोगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये एरिया कैसा होगा? पॉजिटिव। एक्स एक्सिस के नीचे है तो ये एरिया कैसा होगा? निगेटिव। तो अगर मान लो ये 5 एरिया आया और ये भी 5 एरिया आया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 5 - 5 0। लेकिन डिस्टेंस को कैसे काउंट करेंगे? हम प्लस माइनस में नहीं पढ़ते, डिस्टेंस में तो केवल मैग्नीट्यूड। 5 + 5 कितना हुआ? 10। ये निकालते हैं कि एरिया का अलजेब्रिक सम लेंगे डिस्प्लेसमेंट के केस में और केवल मैग्नीट्यूड लेंगे एरिया का डिस्टेंस के केस में। क्लियर है? इसी तरह से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में चेंज इन वेलोसिटी अगर आपको निकालना है तो एरिया देख लो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और अगर एक ही जगह, एक ही कोऑर्डिनेट में आ रहा है आपका पूरा का पूरा एरिया, इसका मतलब डायरेक्शन मोशन की चेंज नहीं हुई है। मोशन की डायरेक्शन चेंज होगी तभी दो कोऑर्डिनेट्स में आपके एरियाज आएंगे, चाहे वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का हो चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हो। क्लियर है? समझ में आई बात?
जैसे इसी केस में देख लो कि एक ऑब्जेक्ट था, वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, एग्जाम्पल लिया, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो 5 सेकंड तक चला, और 5 मीटर पर सेकंड से लीनियरली उसकी स्पीड कम होते 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 कितनी हो गई, 0 हो गई। फिर अभी रुका नहीं है, अब उसने अपनी डायरेक्शन बदल ली, इसीलिए तो वेलोसिटी कैसी हो गई, निगेटिव। और कहां तक गया, -5 मीटर पर सेकंड तक उसकी वेलोसिटी हुई। कितने टाइम में, अगेन 5 सेकंड्स में। तो एरिया कितना, मतलब अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग में कितना हुआ, तो आप बोलोगे 5 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू 5 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 12.5। लेकिन कैसा, पॉजिटिव। लेकिन अब यहां तक तो देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला है। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ ऐसा हुआ है कि पहले ये 12.5 मीटर चला है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फिर वापस आ गया इसी पोजीशन पे 12.5 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। तो जहां से चला था अब वो वहीं पहुंच गया, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया, 25 मीटर। क्लियर है। इस ट्रायंगल का भी एरिया सेम, हाफ इंटू -5 इंटू -5, तो ये कितना हो जाएगा, -12.5 मीटर। समझ में आ गई बात। इस तरह से हम ग्राफ से इंटरप्रेट करेंगे। क्लियर है। ये सब ग्राफ की कुछ रूल्स हुए, सारे ग्राफ्स हम लोग देख चुके हैं, है ना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जल्दी से। जैसे एक क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन, देखो ये है क्वेश्चन। Velocity time graph of a ball thrown vertically upwards with an initial velocity is shown in figure। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी आपको नहीं पढ़ाई गई है, वो बस अभी पढ़ाने ही वाला हूँ। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन समझ लें। कुछ क्वेश्चंस कर लें ग्राफ की जल्दी जल्दी, ताकि ग्राफ और क्लियर हो जाए। ये देखो, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ गिवन एक्सटी ग्राफ। थोड़ा सा पिक्चर फेडेड है तो मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये देखो एक्सटी ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ। क्या दिखा रहा है जी, ऑब्जेक्ट जो है ना, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन अभी 4 सेकंड तक तो इसने आराम किया है, रेस्ट किया है। कहाँ पे, ओरिजिन पे। कहाँ पे, ओरिजिन पे। फिर इसने क्या किया है जी, ओ से लेकर के ए तक, मैं दूसरे कलर से इसको बनाऊंगा, ओ से लेकर के ए तक क्या किया है जी, ये देखो ये वाला शेप है। तो इसका मतलब कैसा है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वो भी कौन सी वाली, पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाली। मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हुई है, वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। अच्छा जी, ए से अब यहां से अगर शुरू करें, अगेन सेकंड कलर, थर्ड कलर, ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब पोजीशन तो चेंज हुई है, लेकिन कैसे, यूनिफॉर्मली। ये यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कैसा है, 0 है। अच्छा, इसके बाद ये कैसा ग्राफ है, ये कुछ ऐसा ग्राफ है। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन। तो अगेन ये क्या हो गया, निगेटिव एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग, ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग। अगेन तो कितने चीजें हुई, 1 2 3 4 5।
एक ही ग्राफ में 5 केस ऑफ मोशन, 5 केसेस ऑफ मोशन। फर्स्ट केस क्या हो रहा है, रेस्ट। सेकंड केस क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कैसी, प्लस ए, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। थर्ड कैसी, एक्सेलरेशन जीरो, लेकिन वेलोसिटी कैसी, वेलोसिटी कांस्टेंट। इसमें वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फोर्थ केस क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन कैसी है, निगेटिव है। एक्सेलरेशन कैसी है, निगेटिव है, और वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। फिफ्थ केस रेस्ट कर रहा है, तो रेस्ट में अब लिखने की जरूरत ही नहीं है कि वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, अंडरस्टूड। ठीक है, अब आ जाते हैं ये सारी बात स्लोप में देखते हैं। अरे भाई पहला केस स्लोप जीरो, एम से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को, स्लोप जीरो। दूसरा केस स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग है। तीसरा केस वेलोसिटी स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। चौथा केस स्लोप कैसा है, डिक्रीजिंग है। पांचवा केस स्लोप कैसा है, जीरो है। मैंने बोला था ये कौन सा ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। ठीक है, स्लोप तो डिसाइड हो गया, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, वेलोसिटी जीरो। समझ में आ गया कौन सा ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बहुत आसान है, टाइम तो वही रहेगा, टाइम तो वैसे ही चेंज होगा ना जैसे दिया हुआ है, टाइम तो वैसे ही चेंज होगा। तो पहले देख लेते हैं, 0 से 4 सेकेंड तक उसने आराम किया है, 0 to 4 सेकेंड रेस्ट किया है। 4 to 8 सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, और 8 से 18 सेकेंड तक इसने वेलोसिटी कांस्टेंट रखी है। फिर 18 से 20 सेकेंड तक वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, और फिर उसने क्या किया है, रेस्ट किया है। क्या किया है, रेस्ट किया है। क्लियर है, चलो अब इसको दिखाते हैं। 0 से 4 वेलोसिटी जीरो, तो आपका ग्राफ ये रहा। 4 to 8 वेलोसिटी इंक्रीजिंग, ये रहा। 8 to 18 वेलोसिटी कांस्टेंट, ये रहा। 18 to 20 वेलोसिटी डिक्रीजिंग, ये रहा। और डिक्रीजिंग के बाद वेलोसिटी जीरो, क्योंकि रेस्ट पे है ना। ये रहा ग्राफ, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, और ये 5 का। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ अगर इसका कोई प्लॉट करने के लिए बोले तो, अरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो 1 का स्लोप कितना है, 0। 2 का स्लोप कांस्टेंट, लेकिन कैसा, पॉजिटिव। 3 का स्लोप 0। 4 का स्लोप, ये देखो स्लोप को कैसे देखते, ये एंगल कितना है, 0 और 90 के बीच में, लेकिन ये एंगल कितना है, 90 और 180 के बीच में। तो 4 का स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन कैसा है, निगेटिव। और 5 का स्लोप अगेन कितना हो गया, 0। जल्दी से एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। 0 से 4 सेकेंड तक स्लोप कैसा, 0, ये रहा। 0 से, इसको बना ही देते हैं पूरा, ठीक है। 0 to 4, 4 to 8, 8 to 18, 18 to 20, और उसके बाद फर्दर आगे 0 to 4 to 8 to 18 to 20, 20 के बाद आगे, ठीक है। तो 0 to 4 स्लोप कैसा है, 0, ये रहा, एक्सेलरेशन 0। 4 to 8 एक्सेलरेशन कांस्टेंट, अचानक से एक्सेलरेशन कैसा हो गया, पॉजिटिव है, ये रहे, सडनली। फिर 8 to 18 अगेन स्लोप 0, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, 0। 18 to 20 अचानक से फिर स्लोप कैसा हो गया, निगेटिव, तो एक्सेलरेशन भी निगेटिव। और फिर से रेस्ट करने लगा तो स्लोप क्या हो गया, 0। ये रहा, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, और ये
4 के लिए और ये 5 के लिए। ये रहा आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The graph shows the velocity time graph of a moving body in one-dimensional motion. Draw the corresponding acceleration time graph. Very simple. देखो क्या हो रहा है भाई, velocity increasing linearly, velocity constant, velocity time graph है ये, xt ग्राफ मत समझ लेना। फिर velocity decreasing, तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। ये स्लोप कैसा है, नेगेटिव। देखो 90 से 180 के बीच में है एंगल। और ये स्लोप कैसा है, 0। तो ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। ये स्लोप कैसा है, 0। ये स्लोप कैसा है, नेगेटिव। बस बात ख़त्म हो गई। एक्सेलरेशन कैसा, पॉजिटिव बट कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसा, 0। एक्सेलरेशन कैसा, नेगेटिव बट कांस्टेंट। बात ही ख़त्म यहीं पे। सारे टाइम स्केल यहाँ पे ले लो। ठीक है, टाइम यहीं पे प्लॉट कर देते हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन 0 और फिर एक्सेलरेशन कैसा, नेगेटिव, कुछ ऐसा। ये 1 के लिए, 1 सेगमेंट के लिए, ये सेकंड पार्ट ऑफ द ग्राफ के लिए और ये थर्ड पार्ट ऑफ द ग्राफ के लिए। ठीक है, अब देखो draw the acceleration time graph from the velocity time graph given below. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। बिल्कुल, तो ये देखो ये स्लोप कैसा है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। कैसे, वही एक्सेलरेटेड मोशन है नॉन यूनिफॉर्मली और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो कैसा एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव। फिर वेलोसिटी कैसी हो गई, ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। स्लोप भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर ये रहा, वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। और फिर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन ध्यान देना, यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली नहीं, लीनियर नहीं है। ये कैसा है, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर केस अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। हमने बस ये केस पढ़ा है कि वेलोसिटी ऐसे इंक्रीज होती है, ऐसे कांस्टेंट रहती है और फिर डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है। तो अगर ये, लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने के बावजूद कैसा है, कांस्टेंट। नेगेटिव होने के बावजूद कैसा है, कांस्टेंट। लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे, अगर मैं AT ग्राफ बनाऊंगा तो क्या होगा, 0 से लेकर के 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन लगातार बढ़ेगा लीनियरली। ये रहा, 0 से लेकर के 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ये वाला ग्राफ है। समझ में आ गया। फिर 10 सेकंड से लेकर के ऑलमोस्ट 18 सेकंड तक वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है।
तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 18 सेकेंड तक 0। और फिर वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, लेकिन कैसे, लीनियरली। इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कैसा, डिक्रीज वेलोसिटी है, इसलिए एक्सेलरेशन कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव में। कब तक, 20 सेकेंड तक का ग्राफ ही है। तो ये 3 सेगमेंट हो गए, कौन कौन से, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट बट नेगेटिव। क्यों, स्लोप ऑफ वीटी गिव्स एक्सेलरेशन। स्लोप पहले सेगमेंट में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव में है, बढ़ रहा है। दूसरा स्लोप कैसा है, 0। और तीसरा स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, लेकिन कैसा है, नेगेटिव है। क्लियर है। तो स्लोप ऑफ वीटी गिव्स एक्सेलरेशन। ये 1 का हो गया, ये 2 का हो गया, और ये 3 का। ये जो डिसकंटिन्यूअस लाइंस बनाते हैं, ये बताता है कि सडन चेंज हो रहा है, इसको चेंज होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। ठीक है। अब ये हो गए हमारे क्वेश्चंस ग्राफ के। ठीक है। अब क्या है, अब हम लोग जल्दी से एक केस देख लेते हैं जो हम लोगों ने डिराइव किया था कि मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रही है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पहली बात तो। और दूसरा, एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और कांस्टेंट नेगेटिव भी, मतलब रिटार्ड भी हो सकता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो इसके लिए हमने इक्वेशंस डिराइव करी थी, क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन डिराइव करी थी। ठीक है। इसको ग्राफ पे देखते हैं एक बार जल्दी से। अगर मैं इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊं या पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊं, और अगर आप बोलोगे एस एक्स की तरह नहीं है, डिस्प्लेसमेंट को तो हम एक्स से शो करते हैं, तो उसको फिर लिखना पड़ेगा चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन कैसे लिखते हैं, फाइनल पोजीशन मान लो एक्स है और इनिशियल पोजीशन कितनी होगी, एक्स नॉट, ऐसे। और चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो एस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एक्स टी ग्राफ बनाओगे, तो अगर एक्स के टर्म्स में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स नॉट 0 कब हो सकता है, जब मोशन कहाँ से स्टार्ट हो, ओरिजिन से। एक्स नॉट 0 तभी हो सकता है। क्लियर है। एक्स नॉट इक्वल टू 0 मीन्स मोशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है। अच्छा, एक्स टी ग्राफ देख रहा है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। निगेटिव एक्सेलरेशन होता तो कैसा ग्राफ आता, ऐसा भी आ सकता। ठीक है। अभी हम लोग वो केस भी देख लेंगे। ये पॉजिटिव का केस हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा, लीनियर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा आएगा, कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट। अच्छा, अगर यही निगेटिव एक्सेलरेशन का केस होता तो एक्स टी ग्राफ कैसा आता, कुछ ऐसा। वी टी ग्राफ कैसा आता, वी टी ग्राफ कैसा आता, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग लीनियरली। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा आता, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा आता, निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक। इसको हमने ग्राफिकली प्रूफ कर लिया था, लेकिन इसको
कैलकुलस मेथड मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करते हुए क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिराइव द रिलेशंस, ऑल दीज थ्री रिलेशंस। कैसे डिराइव करेंगे? देखो बहुत सिंपल है, आप जानते हो स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो मैं लिख सकता हूं स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा? एक्सेलरेशन। अब स्लोप ऑफ वीटी को हम क्या लिखते हैं? डीवी बाई डी टी। क्या हो गया? ए। ठीक है, तो डीवी बाई डी टी क्या हो गया? ए हो गया। अच्छा, तो डीवी इज इक्वल टू कितना हो गया? ए डी टी। डी टी उधर चला गया। अब इसका मतलब क्या है कि डी टी टाइम में, इसका मतलब क्या है? डी टी टाइम में अगर आप ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहे हो तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? डीवी। तो मैं आपसे पूछूं कि टी टाइम में आपका कितना चेंज इन वेलोसिटी होगा, तो आप बोलो इंटीग्रेट कर लो भाई। तो 0 टू टी टाइम तक इंटीग्रेट कर लो, तो डीवी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? आप जानते हो डीवी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी? यू इनिशियल और वी फाइनल, और 0 से टी टाइम तक। तो डीवी का इंटीग्रेशन होता है वी, और ये है अपर लोअर लिमिट u, और ये है अपर लिमिट v। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन बाहर निकल जाता है। तो dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक। आगे बढ़ते हैं, v अपर लिमिट रख देंगे तो v की जगह v माइनस लोअर लिमिट रखेंगे कभी भी, और dt का इंटीग्रेशन t और लिमिट क्या रखेंगे? 0 और t। ऊपर वाला अपर लिमिट, नीचे वाला लोअर लिमिट। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए। टी की जगह पहले टी रख लिया, फिर माइनस टी की जगह क्या रख लिया? 0। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया? इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? u प्लस ए टी। एक बार फिर से स्लोप ऑफ वी टी क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वी टी को क्या बोला? स्लोप ऑफ वी टी मतलब इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू ए। ठीक, फिर डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। डी वी इज इक्वल टू, हमने क्या लिख लिया? डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। अब मैंने क्या बोला कि अगर डी टी टाइम में ए एक्सेलरेशन करते हो तो डी वी वेलोसिटी में चेंज आता है। तो पूरा वेलोसिटी चेंज बता दो ना टी टाइम में। ये कुछ ऐसा है, ये देखो, इसको अगर ग्राफ में समझे तो, कि ये देखो डी टी टाइम में, ये छोटा सा टाइम कितना है? छोटू सा टाइम डी टी। वेलोसिटी चेंज कितना हो रहा है? वेलोसिटी चेंज कितना हो रहा है? डीवी। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, आप मुझे ये बता दो कि अगर मैं 0 से लेकर के टी टाइम तक पूरा एक्सेलरेट करूंगा ए एक्सेलरेशन से, तो कितना वेलोसिटी में चेंज होगा? तो आप क्या बोलोगे? इंटीग्रेट कर लो। किसको भाई? अगर वेलोसिटी चेंज निकालना है तो एरिया अंडर तो कौन सा ग्राफ निकालते हैं? ए टी ग्राफ। और ये क्या है? ए डी टी है, ये क्या है? ए है। ऐसे ऐसे स्टेप्स जोड़ते जाएंगे, इनफाइनाइट स्टेप्स को जोड़ना ही क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। इलोंगेटेड सम, इलोंगेटेड सम। क्लियर है? बस बताना पड़ेगा किस टाइम इंटरवल से किस टाइम इंटरवल तक। क्लियर है? इंटीग्रेट कर लो तो v डी वी का इंटीग्रेशन v, डी टी का इंटीग्रेशन t। ए तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इस केस में। ठीक है, ये आ गया। अब फर्दर तो स्लोप ऑफ वी टी ए होता है, और डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। ये क्या दिखा रहा है कि एरिया अंडर द ए टी ग्राफ, एरिया अंडर द ए टी ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। नेक्स्ट दूसरा कौन सा? एरिया अंडर द वीटी ग्राफ क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट मतलब एस, या उसको लिखें फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एक्स माइनस एक्स नॉट। अब एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, तो वो तो हम एरिया, ये रहा वीटी ग्राफ, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, कि जहां से 0 से टी टाइम तक आपको निकालना है, आप एरिया निकाल लो, क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमको तो भाई इंटीग्रेशन वाले मेथड से निकालना है कि एरिया अंडर द वीटी ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इधर देखो, छोटा सा टाइम इंटरवल ले लो, कितना, dt। तो dt में इतना छोटा टाइम इंटरवल है, ऑलमोस्ट वेलोसिटी क्या, इतना पतला है कि v क्या है, कांस्टेंट है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, v इंटू डी टी। ये एरिया कितना हो जाएगा, v इंटू डी टी। और एरिया अंडर द वी टी ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। इससे शो करेंगे, ds से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। और पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या कर दो, इंटीग्रेट। पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या कर दो, इंटीग्रेट। 0 से s हो जाएगा ये, और v dt। तो v dt, तो आप कहाँ से कहाँ तक टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो टाइम कितना, 0 से t। लेकिन वेलोसिटी यहाँ टाइम पे डिपेंडेंट डायरेक्टली नहीं दिखा रहा है, तो ds का इंटीग्रेशन तो सीधे क्या हो जाएगा, s और s माइनस 0। लेकिन v t के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे आपने एक इक्वेशन डिराइव करी है, जिसका मतलब है v इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, u प्लस ए टी, और ये हो गया dt 0 से t तक। तो s माइनस 0 कितना हो गया, s। इसको अलग कर लेते हैं, u dt 0 टू t तक प्लस ए टी डी टी 0 से लेकर के t तक, दो इंटीग्रेशन। s, u तो इनिशियल वेलोसिटी है, कांस्टेंट है, तो dt का इंटीग्रेशन कितना, t। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। a क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। t dt, t का इंटीग्रेशन कितना होता है, t स्क्वायर बाई 2, 0 से t तक। तो ये कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी माइनस 0 प्लस a, फिर से लिमिट रखेंगे, t की जगह t ही लग दिया तो t स्क्वायर बाई 2, और 0 रखेंगे तो 0 बाई 2 कितना हो जाएगा, 0। तो s इज इक्वल टू कितना हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बात समझ में आई। ये वाला ग्राफ यूज़ किया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी निकालने में, और वी टी ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ निकालना, एरिया अंडर द ग्राफ वी टी में हमने यूज़ किया s निकालने के लिए। अब एक और रिलेशन बचता है, कौन सा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as प्रूव करना। ठीक है, थोड़ा सा जब तक इंटीग्रेशन के साथ और डिफरेंशिएशन के साथ हम यूज टू नहीं हो जाते हैं, थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, अब आपने फिर से देखो, dv बाई डी टी कितना लिखा था, अरे ये तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्या होता है, एक्सेलरेशन। अब इसको देखो, मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो मैथमेटिकली ds से ds कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, dv बाई डी टी बचेगा कि नहीं बचेगा, इज इक्वल टू a। dv बाई ds तो कुछ नहीं होता, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है, ये रहा। तो v dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ds। वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी की लिमिट्स बताना होनी चाहिए, u इनिशियल है और v फाइनल है। a ds, तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के s तक, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, v dv, v का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, u से लेकर के v तक। a तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाता है, तो ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, केवल s, 0 से लेकर के s तक। तो ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू a s माइनस 0। तो यहाँ से आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या लगाया फिर से,
कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये हमने पहले इक्वेशन को डिराइव करने में यूज़ किया था। इसमें मैंने एक चेंज किया, क्या कि dv बाई डी टी को जगह मैंने लिखा dv बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। डी एस बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, बस dv बाई डी एस इज इक्वल टू इंटू वी इज इक्वल टू ए। तो v dv रख लिया और a की तरफ ds को भेज दिया। तो इधर dv के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, इधर ds के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा उनकी लिमिट्स रखनी पड़ेगी। वेलोसिटी की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, u से v तक। और इस टाइम में डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ है, 0 से लेकर के s तक। क्लियर है, क्लियर है। आप पोजीशन के टर्म्स में लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, क्या, x 0 से लेकर के x तक। तो कितना आ जाएगा, x माइनस एक्स जीरो, x माइनस एक्स जीरो। तो वो आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स जीरो, ऐसा आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है उससे भी, ठीक है। चलो, तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव्ड यूजिंग कैलकुलस। कैलकुलस मीन्स डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ग्राफ का ही कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। अब देखो, इसी में सेम कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सारी इक्वेशन केवल कब अप्लीकेबल हैं, केवल कब अप्लीकेबल है, ये दोनों केसेस फुलफिल। मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड एक्सेलरेशन शुड बी यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन शुड बी यूनिफॉर्म, ठीक है। चलो, ऐसा कोई लाइव एग्जांपल है, बिल्कुल। एक केस है फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। आप सबको पता है अर्थ हमको एक फोर्स से खींच रही है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब कोई हम पे फोर्स लगाएगा तो हमारा एक्सेलरेशन भी होगा। तो अर्थ के हर ऑब्जेक्ट, अर्थ की वजह से हर ऑब्जेक्ट पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये इसकी वैल्यू अर्थ की तरफ है, नीचे की तरफ है, इसलिए होती है माइनस, नीचे की तरफ माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब a की वैल्यू कितनी है, g। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। g कैसा होता है, निगेटिव होता है। g कैसा होता है, निगेटिव होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लो कोई चीज़ धरती से आसमान पे टपक रही, गिर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। कोई बॉल है, मैंने देखा कि मैंने छत पे लिया हुआ था और उसको अचानक से छोड़ दिया तो वो कहाँ जाएगी, ग्राउंड की तरफ। तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी जैसे जैसे वो ज़मीन की तरफ आती है बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसका मतलब उस बॉल का क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन। क्यों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो वो कितना होता है एक्सेलरेशन उसका, a इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस जी। a इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस जी। माइनस हम यहाँ पे नहीं लगा रहे, जी पे माइनस लगा दे रहे हैं। a इज इक्वल टू कितना, माइनस जी। ये बॉल है, बॉल इज फ्रीली फॉलिंग, फ्रीली फॉलिंग। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। एक्सेलरेशन थ्रू आउट, जब तक वो जमीन पे गिर नहीं जाती, कितना है, माइनस जी। तो हमारी इक्वेशंस क्या क्या हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही है ना इक्वेशन। तो देखो फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी के केस में इक्वेशन कैसी बन जाएगी, v, u कितना है 0, a कितना है माइनस जी। तो इक्वेशन क्या बन गई, माइनस जी टी, माइनस जी टी। अच्छा, u0, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेम इक्वेशन। तो s कितना हो जाएगा, u तो 0 है तो u2 कितना हो गया 0, a कितना है माइनस जी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u कितना है 0, a कितना है माइनस जी, तो v स्क्वायर। लेकिन s डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में, ध्यान देना।
तो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर तो 0 हो गया, 2a कितना हो गया -g, और s भी कैसा है, निगेटिव है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2gs। समझ में आ गई बात? या x माइनस एक्स नॉट के टर्म्स में लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट। क्लियर है? ये है इक्वेशन ऑफ मोशन, वही इक्वेशन ऑफ मोशन है, बस दो कंडीशंस हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड एक्सेलरेशन इज -g। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एग्जैक्ट, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है या आप कैलकुलेशन से थोड़ा बचना चाहते हो तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली क्वेश्चन में बोल दिया कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही यूज़ करना है तो फिर 10 यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई? हमारी इक्वेशन कैसी होगी, -gt, s कितना -हाफ gt स्क्वायर, और v स्क्वायर कितना 2gs या 2gx माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये कितना है, s मतलब क्या, x माइनस एक्स नॉट। तो इसकी पोजीशन टाइम ग्राफ x नॉट मान लो, हम वहीं से ऊपर से जहाँ से शुरू करते हैं वही ओरिजिन है, तो नीचे की तरफ गिर रहा है, तो हमारा xt ग्राफ किधर जाएगा, ये हमारा टाइम एक्सिस है। अब x ना बोल करके उसको क्या बोलें, y बोल लो, लेकिन अभी चलो ठीक है फिलहाल x ही बोल रहे हैं, xt ग्राफ। तो ये पैराबोलिक है, ठीक है, कुछ ऐसा, निगेटिव मतलब किधर, नीचे की तरफ, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा निगेटिव डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी क्योंकि हम निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एक्सेलरेशन भी कैसी है, निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव कैसी हो गई, पॉजिटिव। तो एक्सटी ग्राफ ऐसा आएगा, वीटी ग्राफ लीनियर आएगा लेकिन निगेटिव है, तो अगेन वीटी ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, 0 अगर, ठीक है, वीटी ग्राफ हो गया। एटी ग्राफ, अरे एक्सेलरेशन तो माइनस है ना, तो एटी ग्राफ कैसा आएगा, नेगेटिव, -9.8 मीटर पर सेकेंड। सो ये है फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, ये है फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। अब इसका क्वेश्चन, अच्छा एक चीज़ और, एक केस और डिस्कस करते हैं कि मान लो एक बॉल को थ्रो किया गया ऊपर ज़मीन से, एक इंसान ने फेंका बॉल को ऊपर की तरफ, तो बॉल जाएगी ऊपर 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 ऊपर, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी, वहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, और फिर कहाँ गिरेगी, नीचे की तरफ, नीचे 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 नीचे, और फाइनली वो आदमी बॉल को क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। या अगर मान लेते हैं तो ये क्या होगी, जितने हाइट तक गई है उतने हाइट तक ही बॉल क्या आ जाएगी वापस, तो ये रहा। तो इसने पहले +x अगर गई होगी ऊपर तो वापस आने में क्या हो जाएगा, -x। तो दो मोशन हो रही हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ध्यान देना, जैसे आपने फेंका होगा तो इसकी वेलोसिटी u कुछ रही होगी, आपने हाथ से थ्रो किया है तो आपने फेंका होगा, मान लो आपने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, लेकिन इस पे क्या लग रहा है, बॉल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किधर, हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, तो ये इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज होते 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 जब तक वेलोसिटी 0 नहीं होती तब तक बॉल ऊपर जाती रहेगी। जब वेलोसिटी 0 हो गई उसके बाद क्या होगा, अभी भी एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, तो अब वेलोसिटी किधर जाने लगेगी, निगेटिव 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 निगेटिव, और जब यहाँ पहुँच जाएगी जिस लेवल से फेंका गया था तो ये ज़मीन से टकरा जाएगी। तो ध्यान देना, बॉल जब ऊपर जाती है तो भी एक्सेलरेशन कैसा रहता है, नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसा रहता है,
नेगेटिव। ठीक है, एक मिनट। सो ठीक है, सो अगर मैं बात करूं तो इसमें कितनी मोशंस हो गई? दो मोशंस इन्वॉल्व हैं, 1 एंड 2। 2 वाला केस हम लोग देख चुके हैं अभी, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। अगर 1 की बात, लेकिन दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी रहेगी? -g। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी रहेगी? -g। मैंने क्या बोला? 10 मीटर पर सेकंड से आपने थ्रो किया था, 10 कब 0 होगा? बॉल उतनी हाइट तक ही जाएगी। उसके बाद कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी? इधर आ रही है इसलिए नेगेटिव वेलोसिटी, और जब आपके हाथ में पहुंचेगी तो ये -10 मीटर पर सेकंड की स्पीड वेलोसिटी से पहुंचेगी। अब ऊपर जाते समय इक्वेशन ऑफ मोशन देखो कैसी हो जाएगी। v = u + at होता है, a तो -g ही रहेगा, लेकिन u आपके पास है तो इस केस में v कैसा हो गया? 0। कभी ना कभी क्या होगा? 0। और u आपने दिया हुआ है, u थ्रो का है, तो u और a कितना है? -gt। u कितना हो जाए? a कितना? -g और इंटू t। तो ये पहला हुआ कि 0 = u - gt, क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी हो रही है क्या? 0। u धीरे धीरे क्या हो रहा है? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? s = ut + ½ at²। सो डिस्प्लेसमेंट अब इस बार कैसा हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। u कितना है कुछ ut - ½ gt²। ठीक है, एंड v² = u² + 2as। ठीक, तो v² इस केस में कितना हो गया? 0, क्योंकि v कितना हो गया? 0। u² है क्योंकि u दिया गया है थ्रो करके। 2a कितना? -g, और s भी कितना? पॉजिटिव। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ये कौन सा केस में बता रहा हूं? बॉल इज थ्रोन, वो वाला केस। फ्रीली फॉलिंग बॉल नहीं है, बॉल इज थ्रोन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। Velocity time graph of a ball thrown vertically upwards with an initial velocity is shown in figure। दिख रहा है? अगर मैं इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? देखो पहले आप पहले डायग्राम बनाते हैं बॉल का। बॉल फेंकी गई अर्थ से, गई ऊपर, फाइनली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। ये मैक्सिमम हाइट इसने अटेन कर लिया, और उसके बाद वहाँ से फ्रीली फॉल होना शुरू होगी, और फाइनली कहाँ पे? ग्राउंड पे। ये ऊपर जाना और ये नीचे आना। अब इसका पोजीशन टाइम ग्राफ 0 से शुरू करके 0 पे ही ख़त्म किया। वेलोसिटी पहले क्या होगी? आप मान लो आपने इसमें दिखाया गया कि वेलोसिटी ए पे, मतलब जब स्टार्ट किया था 0 टाइम पे तो कितनी थी? 100 मीटर पर सेकेंड।
फाइनली यहाँ पहुँचते पहुँचते कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल दिखा रहा है 100 से कितनी हो गई 0। और फिर 0 से यहाँ पर वापस रिटर्निंग पे जैसे ही ज़मीन से टकराएगी किसी वेलोसिटी से टकराएगी -100 मीटर पर सेकेंड से। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, ओवरऑल कितना हुआ 0। तो अगर इसका मैं पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊंगा, अगर मैं इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनाऊंगा, 0 से शुरू किया ग्राउंड से, ठीक है, आधा टाइम इसने ऊपर ट्रेवल किया, आधा टाइम ऊपर जाने में किया, आधा नीचे आने में, चलो आधे आधे वो बांट लेते हैं। मैक्सिमम हाइट कितनी है, सपोज दिस इज़ द मैक्सिमम हाइट लेवल। तो अब क्या हुआ, पहले जब ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज होती है वो भी किससे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो आपका जो एक्सटी ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तो ऐसा आएगा, याद आया, ऐसा नहीं, कैसा, ये वाला, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। दूसरा केस, अब क्या हो रहा है, अब नीचे आने लगी, एक्सेलरेशन भी नीचे आ भी नीचे रहा है, मतलब तुम नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन भी कर रहे हो, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाता है, पॉजिटिव। तो अब आपका जो स्लोप है, अब वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी तो स्लोप क्या होना चाहिए, तो जो स्लोप आपका इधर देखो फ्लैट हो गया है, अब वो इंक्रीज होगा, अब वो स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे, सेम ऐसे ही, ऐसे, देखा भाई, देखो पहले स्लोप ज़्यादा था जब थ्रो किया गया था, धीरे धीरे कम हुआ, फाइनली क्या हो गया 0, और अब स्लोप क्या होगा, निगेटिव, और ज़्यादा निगेटिव, फाइनली बहुत ज़्यादा निगेटिव जब ज़मीन से टकराएगा। तो देखो इधर थीटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, अब थीटा कैसे होने लगा, मतलब पॉजिटिव मतलब 0 to 90 के बीच में, और इस पॉइंट के बाद थीटा कैसा हो गया 90 to 180 के बीच में। बात समझ में आई। तो ये एक्सटी ग्राफ है। एटी ग्राफ कैसा रहने वाला है, वीटी ग्राफ डायग्राम में दिया, एक्सटी ग्राफ मैंने बना दिया, और ये एक्स ये कितने हाइट तक जाएगा, तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो कितना हो जाएगा, ये ट्रायंगल निकाल लो, 100 × 10 डिवाइडेड बाई 2, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना हो जाएगा 500 मीटर। किस हाइट तक जाएगा, 500 मीटर ऊपर तक जाएगा, फिर 500 वापस आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है, ग्राफ से ही देख के बता सकते हो कितना है, 100, कितना है 100। Calculate the distance traveled by the ball during 20 seconds from the graph। 20 सेकेंड में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, डिस्टेंस कितना होगा 500, और ये -500 आ रहा है तो हम केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, तो कितना हो जाएगा 500 + 500 कितना हो जाएगा 1000 मीटर। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राफ। एक्सेलरेशन तो एकदम क्लियर है, फ्रॉम द ग्राफ निकालने के लिए बोला है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है, फाइनल -100 है, इनिशियल 100 है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होता, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, यही होता है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है -100, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 100, टाइम कितना है 20, तो ये कितना हो गया -200/20, तो कितना हो गया -10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ग्राफ से कैलकुलेट करना था। क्लियर है, समझ में आया। सो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज डन। सो ये रहा हमारा ग्राफ की एनालिसिस, ग्राफ की प्रॉब्लम्स। ठीक है, ओके। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये स्पेशल टॉपिक्स चल रहे हैं कुछ पर्पस की वजह से। ठीक है,
मैंने जैसा कि बोला है कि हमारी नॉर्मल क्लासेस कंटिन्यूस चलती रहेंगी, तो इसको अगर तुमको ज़रूरत है तो यू कैन गो थ्रू द लेक्चर, ज़रूरत नहीं है तो हमारी नॉर्मल क्लासेस अटेंड करिए, है ना।